अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे वो है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में अफरात ज़र। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अफरात ज़र है क्या, ये किस तरह से होता है और इसके असरात क्या होते हैं बिजनेसेस पे, आवाम पे, गवर्नमेंट पे। क्या ये कोई अच्छी चीज़ है जो थोड़ी बहुत हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा हो तो नुकसानदेह है, या ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सिरे से होने ही नहीं चाहिए। और अगर ये एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी का एक निशानदही है, तो वो असल बीमारी क्या चीज़ है, ये किस वजह से ये इन्फ्लेशन होता है, कहाँ से ये आता है। क्या ये ऑयल की कीमत के बढ़ने की वजह से हो जाता है जैसा कि हमारे हुक्मरान अक्सर कहते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बढ़ जाने की वजह से होता है, या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है दो बहुत अहम शख्सियात को। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं मिस्टर नफीस नईम साहब से, जो हमारे राइट पे बैठे। ये लीडर के न्यूज़ एडिटर हैं, न्यूज़पेपर लीडर दिल्ली के। बहुत अच्छी इनकी एनालिसिस है तमाम पाकिस्तान के इश्यूज़ पे, बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल लिखते हैं। इनकी भी एक राय है इस मामले में और इनसे हम इनकी राय पूछेंगे। उनके साथ हमारे साथ बैठे हैं फ़िरोज़ अहमद साहब, जो कि OPIF के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टावल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अपने स्टूडेंट दौर में इन्फ्लेशन पे और जनरली महंगाई और मार्केट वगैरह पे काफ़ी रिसर्च की है। मैं भी इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ लिखता रहा हूँ, बहुत कुछ डिस्कस करता रहा हूँ। 1976 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि डॉन में छपा था। उसमें वो मेरे मास्टर्स थीसिस का एक हिस्सा था, जिसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि उस ज़माने में 76 में जो इन्फ्लेशन 150% था, उसकी जो मेन वजह थी वो मनी सप्लाई की इंक्रीज़ थी। मैंने अपने आर्टिकल में ये साबित किया था कि 72 में जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो हमारे जो मनी सप्लाई था वो 14 बिलियन रुपीस था। जब मुल्क अलग हो गया 30 या 40% जो भी ईस्ट पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी हमारी इकॉनमी में हमसे चली गई, तो हमारी मनी सप्लाई को रिड्यूस नहीं किया गया। उसके अगले 2 साल में मज़ीद 8 बिलियन नोट प्रिंट करके इकॉनमी में पुश किए गए। नतीजा ये हुआ कि बाई 75-76 150% इन्फ्लेशन हुआ, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिससे इकॉनमी हमारी जो है पूरी क्योस पे चली गई थी। एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो गया था कंबाइंड विद नेशनलाइजेशन। ये एक बहुत ही एक इत्तेफाक से एक पॉइंट था जहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत क्लियरली देख सकते थे। एक जो मॉनेटरिस्ट व्यू है, जिसका मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और सब सपोर्टर हूँ, वो ये है कि जब तक मुल्क में एक्स्ट्रा नोट नहीं होंगे इन्फ्लेशन नहीं होगा। तमाम बातें जो होती हैं कि जी वो तेल की कीमत बढ़ गई तो इसलिए वो कॉस्ट पुश हो गया, डिमांड पुल हो गया, इन सब के लिए ज़रूरी है कि एग्रीगेट नंबर ऑफ़ नोट्स में इजाफा हो ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है चीज़ें उतनी ही रह जाती हैं और पैसे मार्केट में डिमांड की सूरत में ज़्यादा आ जाते हैं, तो हर चीज़ों की कीमत ऑटोमेटिकली अपवर्ड एडजस्ट हो जाती है। अगर ये ना हो और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उससे उस चीज़ की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ों की कीमतें थोड़ी घट जाएंगी, टोटल डिमांड में फ़र्क नहीं आएगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरे लोगों के दूसरे व्यूज़ हैं। हम आज हम अपने गेस्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। नफीस साहब, आपके ख्याल में जो महंगाई होती है, अफरात ज़र जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो क्यों होती है, क्या चीज़ है? देखिए, महंगाई जो है वो तो एक हमारे लिए एक अज़ाब बन चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे माशरे के लिए एक अज़ाब बन गया है और इसकी मेन वजह यही है जो हमने देखा है। क्योंकि अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन क्या है। बेसिकली इन्फ्लेशन तो ये है कि आप ग्रोथ जो रोक लेते हैं और करेंसी वैल्यू ग्रोथ भी कम हो जाती है और करेंसी वैल्यू भी आप उसको रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि करेंसी उतनी रही, ग्रोथ कम हो गई या प्रोडक्शन कम हो गई तो वो इन्फ्लेशन हो जाता है। नहीं, रिडक्शन इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू, ये जो चीज़ है ये इन्फ्लेशन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सप्लाई शॉकिंग इन्फ्लेशन है। वो क्या होता है, विद होल्डिंग ऑफ सप्लाईज
एंड इंक्रीजिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हमारे यहाँ एक मेजर ट्रेंड है। अच्छा, अब आप ये सिर्फ एक शुगर क्राइसिस को देख लीजिए। मैं इस क्राइसिस को क्राइसिस नहीं समझता। ये क्राइसिस नहीं है, ये प्राइस हाइक है। सप्लाई का कोई मसला नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, सप्लाई का कोई मसला नहीं है। जंप करना था, इतना कोई ऐसा मसला नहीं था। इन्हें पहले ही वार्न कर दिया गया था, 1-2 साल पहले की बात है ये। इन्हें बता दिया गया था कि 2009 में आपने इतनी शुगर इंपोर्ट करनी है, और बाकायदा टेंडर भी दिए गए थे कि, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एडवांस सब चीज़ों को फोल्ड कर दिया गया, और अब जो है अनाउंस कर दिया गया कि शुगर क्राइसिस है। ये बेसिकली प्राइस हाइक है, होर्डर्स का गेम है। मिलर्स, आपको मालूम है शुगर मिल ऑनर्स कौन है, हमें इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया डिस्कस कर चुका है। बेशुमार लोगों के नाम जो हैं वो आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं, और दे आर स्ट्रगलिंग टू डिफेंड देमसेल्फ। अब ये मसला ये है कि भाई अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी अगर आप लाते हैं, अब आपने क्या किया है, शुगर प्राइसेस को क्या किया कि 38% से आपने डायरेक्ट 55% पे ले आए। लोग तो खुद ब खुद खुदकुशियां करेंगे भाई, लोगों की कीमतें खरीद से वो चीज़ बाहर है। आपने देखा है, तो उन्होंने कहा कि आप चीनी खाना बंद कम करें। जी हाँ, और देखिए क्या उनके ये मजाक उनका बयान है कि चीनी बंद कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल के अगर वाटर स्कैसिटी होगी, आप कहेंगे कि पानी पीना बंद कर दें भाई, हवा सांस लेना बंद कर दें, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्लीज बी सीरियस। आप लोग कहाँ बैठे हैं और आपके किस किस्म की स्टेटमेंट्स आप इशू कर दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो शुगर, अब आप जो टीसीपी का आपने इसमें डाला हुआ है कि आपने उसको एक, वो उसकी एक मोनोपोली है, वो कोई चीज़ को फरोख होने नहीं देता। ग्रोअर्स, फार्मर्स, आप बजाय इन लोगों को फैसिलिटेट करने के आप इनका गला घोंट रहे हैं। अब कल आपका ग्रोअर जो है वो गन्ने की काश्त करेगा, फार्मर वो तो जाएगा वीट उस पर कि भाई वो कपास की काश्त करे या इसकी गंदम की काश्त करे। तो आप तो खुद ब खुद जो है इन क्राइसिस को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर फ्यूचर में इसका, तो ये मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तो वर्स्ट क्राइसिस होगा शुगर का, अगर इस तरह आपने ग्रोअर्स और फार्मर के साथ खेल खेला है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये क्राइसिस रिजॉल्व हो सकते हैं, और इसके लिए सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ सिंसियरिटी है। फिरोज, आप क्या समझते हैं, ये जो चलिए एक चीनी या आटे की जो बहरान या जो का प्राइस हाइक, एक मैनिपुलेट की गई और एक सिचुएशन क्रिएट किया गया, लेकिन जो जनरल प्राइस इंक्रीज आप देखते हैं, फूड की तो 30% तक टच कर गई लास्ट ईयर, और चीज़ों की भी 18-19% तक, उसकी आपकी नज़र में क्या बेसिक वजह है? क्या हुआ, क्यों एकदम से सब चीज़ें, सब चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ गई? एक चीज़ की कीमत तो बढ़ सकती है, जैसे तेल की कीमत बढ़ गई, चलो, या आपके टावल की कीमत बढ़ जाए किसी वजह से, लेकिन हर चीज़ की कीमत क्यों बढ़ जाती है हमारे मुल्क में? दूसरी दुनिया में क्यों नहीं बढ़ती? बढ़ने की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा आप नोट छाप के मार्केट में फ्लो कर दिया आपने, नोट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप दिया। बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा छाप दिया, लोगों के पास पैसे आए, लोग निकले खरीदारी के लिए, सप्लाई वही रही आपकी, पैसे आ गए, क्वांटिटी तो आपकी बढ़ी नहीं, तो आप भी गए मार्केट में, हम भी गए, दुकानदार ये देख रहा है कि भाई इस चीज़ की डिमांड आ गई, तो उसने सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली हर चीज़ की इंक्रीज करती चली गई, वो एडजस्ट होती चली गई। बिल्कुल, यही इन्फ्लेशन का डेफिनेशन सही माने में है कि जब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज़ की तो उसको कहते हैं इंसेंटिव बेस्ड प्राइसिंग। बिल्कुल सही। जैसे कि किसी चीज़ की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ती है। जब उसकी कीमत बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको इस काम में फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है, तो उस चीज़ को प्रोडक्शन बढ़ाता है अगले साल, तो वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। इसी तरह किसी चीज़ की अगर कीमत किसी वजह से भी कम हो जाती है, वो एक तरह का सिग्नल होता है प्रोडक्शन के लिए कि भाई आप जो ज़रा इसको आप कम प्रोड्यूस करें, अगले साल उसको कम प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो फेनोमेना है, अच्छा अगर आप फिर पूरी दुनिया को देखें, जापान चले जाइए, सऊदी अरेबिया चले जाइए, यूएई चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं कोई कीमत नहीं बढ़ती, कीमतें आमतौर से कम होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दूँ यूएई की। मैं 1980 में वहाँ गया, मुझे जो फ्लैट दिया गया वो 60,000 दिरहम का फ्लैट था उस ज़माने में, बड़ी शॉर्टेज थी घरों की। जब 86 में मैंने यूएई को छोड़ा है तो वही फ्लैट 20,000 में लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या हुआ, इस दौरान ग्रोथ, ये फ्लैट ज़्यादा बन गए, कीमतें नीचे आ गई, तो वो डिमांड सप्लाई के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। मैं 13 साल सऊदी अरेबिया में रहा, हर चीज़ की कीमत मैंने कम होती हुई देखी, अंडे की, डबल रोटी की, चीनी की, हर चीज़ की, क्योंकि दुनिया भर में प्रोडक्शन हो रही है, हर आदमी कम से कम कोशिश कर रहा है कि सस्ते से ज़्यादा प्रोड्यूस करे और इस चीज़ को सामने लेकर आए। तो वर्ल्ड वाइड इस तरह से कीमतें हर जगह कम होती जाती हैं।
यूएई है या सेंट्रल बैंक सऊदी अरेबिया, वो इतने टाइटली अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं कि जितनी ग्रोथ होती है इकोनॉमी में एग्जैक्टली उतनी ही जो है वो उतनी मनी रिलीज करते हैं मार्केट में, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अब हो रहा है हमारे ब्रेक का टाइम। हम ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।